Hello students, welcome to NEC Institute Bhiwadi. Myself Taruna Saini teaching you economics. Today we will start a new unit, that is money and banking, and in this unit we will study the topic evolution of money and the barter system, its meaning and features. So till now we have completed unit 1, that is national income and related aggregates, in which you have studied the topics of 10 marks. And today we are going to start money and banking. This unit will contain 2 chapters, money and banking. 3 marks question will be set from here. And today you look at the syllabus of the money and banking. मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ने वाले हैं मनी का मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ेंगे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जांपल ऑफ आरबीआई, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो ये सारे टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ, बेसिक्स. ओके, सो व्हाट इज़ मनी. जनरली बच्चे बोलते हैं मनी रुपीज़ है, लेकिन मनी रुपीज़ नहीं है. मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी में रुपीज़ भी आते हैं, आपके डॉलर भी आते हैं, आपके येन भी आते हैं, ठीक है. तो वो सब करेंसी हैं. मनी का मतलब वेल्थ नहीं होता. मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको मिल्क परचेज़ करना है, तो आप उनको अमाउंट पे करिए, वो आपको आप उन्हें मनी दो, वो आपको मिल्क प्रोवाइड कर देंगे. यानी कि आपने एक्सचेंज कैसे किया, उसने आपको मिल्क क्यों दिया, क्योंकि आपने उसे मनी दिया. तो मनी इज़ सिंपली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये बात आपको 12th में आके पता चलती है. छोटे छोटे बच्चों से मनी पूछो तो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ के नोट्स वो आपको निकाल कर देंगे. तो व्हाट इज़ मनी बेटा. मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो वर्ड लाइन, एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. कॉमनली एक्सेप्टेड है मतलब कि सभी लोग मनी को एक्सेप्ट करते हैं. मान लीजिए मेरे को अकाउंट्स की बुक चाहिए, आपके पास इकोनॉमिक्स बुक है, तो अगर मान लीजिए मेरे को अकाउंट्स की बुक चाहिए, तो आपको अगर मैं मनी देती हूँ तो आप ईजिली उसको मुझे प्रोवाइड करा दोगे. लेकिन अगर मान लीजिए मैं बदले में आपको इकोनॉमिक्स की बुक देती हूँ तो आप मुझे अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि मनी जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड है. आप कहोगे मैम हमें इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए ही नहीं. तो मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सब लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं. इन एन इकोनॉमी, अगर कोई ऐसी इकोनॉमी हो, इफ़ इंडिविजुअल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द मार्केट ट्रांजेक्शन, कि इंडिविजुअल्स मार्केट ट्रांजेक्शन में पार्ट ही नहीं लेते, तो ऐसी फैमिली जो है वो आइसोलेटेड लैंड में रह रही होगी और उनके लिए मनी का कोई काम नहीं है. लेकिन आपको तो पता है कि ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती है, एक्सचेंजेस करने पड़ते हैं. तो हम इसे बोलते हैं एक्सचेंज के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, मनी. जब मनी नहीं था तो हमारा एक सिस्टम हुआ करता था बार्टर एक्सचेंज. जब मनी नहीं था तो क्या हुआ करता था, बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज का मतलब हो गया सीसी इकोनॉमी में ये हुआ करता था. यानी कि क्या होता था इसमें कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो सामान के बदले आप सामान दे देंगे. जैसे कि आज भी गांव में ऐसा हो जाता है, किसी के खेत में गेहूं हुआ है, किसी के खेत में सरसों हुआ है, तो आपस में जिसको सरसों चाहिए वो बदले में गेहूं लेकर उसे देकर उसे सामान मिल जाएगा. यानी कि बार्टर सिस्टम में मनी नहीं था. तो मनी बार्टर सिस्टम के बाद इवॉल्व हुआ है जब लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई. ठीक है. तो इन एन इकोनॉमी इफ इंडिविजुअल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द मार्केट ट्रांजेक्शन सच एज फैमिली लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड लैंड, मनी हैज़ नो फंक्शन. उनके लिए मनी का कोई रोल नहीं है. हावेवर इफ इकोनॉमिक एजेंट्स इंगेज देमसेल्व्स इन मार्केट ट्रांजेक्शंस, लेकिन अगर इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि कौन होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, अगर ये अपने आप को मार्केट ट्रांजेक्शन में इंगेज करते हैं तो आपको मनी की ज़रूरत है. इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट इंटरवेंशन, लेकिन अगर आप मनी को यूज़ नहीं कर रहे हो तो कौन सा सिस्टम है, बार्टर एक्सचेंज है. देयर वर मैनी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है. कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सर्च कॉस्ट, डिसयूटिलिटी, ये भी हम पढ़ेंगे. इट कुड बी पॉसिबल इन वेरी प्रिमिटिव एंड सिंपल इकोनॉमीज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, बट एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एडवांस. अब आजकल आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एडवांस हो गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो बार्टर सिस्टम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है. इसीलिए हमें फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी जो सब लोग मानते हों, और वो गुड क्या है, मनी है.
ठीक है। तो अब हम बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? इन द प्रिमिटिव एजेस, यानी कि जब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा था तो ह्यूमन की नीड्स बहुत कम थी, मार्केट ट्रांजेक्शन्स भी कम थी, तो लोग क्या करते थे, चीज़ के बदले चीज़ ले लिया करते थे। बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देर इज़ अ बार्टर ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स का बार्टर होता है उसे सीसी बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज। आगे मीनिंग एंड फीचर्स। बार्टर सिस्टम इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर ऑफ द कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी के बदले कमोडिटी दोगे, चीज़ के बदले चीज़। क्या क्या फीचर थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि मुझे सरसों चाहिए और आपको गेहूं चाहिए, तो दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मुझे सरसों चाहिए और मेरे खेत पे गेहूं है तो मैं आपको गेहूं दूंगी। तो यानी कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए। इफ़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट डजेंट एग्जिस्ट देयर विल बी ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, फिर तो सामान खरीदना और बेचना हो ही नहीं पाएगा। ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब हो गया सर्च कॉस्ट, पहले तो उस आदमी को ढूंढो जिसको उस सामान की ज़रूरत है। एंड डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, और अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब आज के टाइम में अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम पैसा लेकर जाएंगे और सामान खरीद लाएंगे, हमें ये चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इस सामान की किस दूसरे आदमी को ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। एंड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सचेंज थ्रू बार्टर सिस्टम बिकम इम्प्रैक्टिकल, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो ये एक्सचेंज था ना, ये इम्प्रैक्टिकल होता चला गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मार्केट में जाओ, आप दूसरे आदमी को ये ढूंढो कि किसको हमारे सामान की ज़रूरत है, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा इसमें? फर्स्ट, लैक ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट, यानी कि लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। मान लीजिए मुझे एक गाय बेचनी है, मैंने आपको गाय बेच दी और आपके पास में मान लीजिए गोट है, बकरी है। अब आप, मेरी गाय तो महंगी है और आपकी बकरी सस्ती है, तो इस हिसाब से कोई पर्टिकुलर यूनिट ही नहीं है जिसकी वजह से किसी भी गुड को एक्सचेंज किया जाए। कोई कॉमन मेजरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं था, कॉमन यूनिट नहीं था। कोई व्हीट में सेल कर रहा है, कोई राइस में, कोई पपाया में, कोई ब्रिंजल में, तो कोई सिस्टम नहीं था। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इस केस में क्या होता है कि आपको डबल कोइंसिडेंस, दोनों पार्टीज़ को जिनको सामान चाहिए और दूसरे आदमी को भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एक प्रोड्यूसर है जूट का, वांट शूज़ इन एक्सचेंज, बदले में उसे एक्सचेंज में शूज़ चाहिए, बट ही में फाइंड डिफिकल्ट टू गेट अ शू मेकर। लेकिन एक शू मेकर, एक जूट के प्रोड्यूसर शूज़ से, लेकिन वो ऐसे शू मेकर को ढूंढेगा जिसे जूट भी चाहिए। कितना मुश्किल काम है कि एक ऐसे शू मेकर को ढूंढे जिसको जूट भी चाहिए। लेकिन अगर आज आपके पास में मनी है तो आप आसानी से मार्केट में जाके आप शूज़ ला सकते हो, आपको ये ढूंढना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ईजिली मनी को एक्सेप्ट करेगा। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मान लीजिए मैंने आज आपको एक हॉर्स सेल कर दिया 10,000 रुपीज़ में, अब मान लीजिए मैं आपसे 5 ईयर्स बाद वही हॉर्स मांगती हूँ और वो हॉर्स की डेथ हो जाती है, तो आप वो मुझे हॉर्स रिटर्न ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज के टाइम में हम ये काम करें तो मैं आपको मनी से सेल करूँगी, तो 5 ईयर्स के बाद में आप मुझे 10,000 रिटर्न कर दोगे। लेकिन पहले के टाइम में स्टैंडर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे। डेफर्ड पेमेंट होता है यानी कि 5 साल 10 साल बाद पेमेंट करना, तो फ्यूचर पेमेंट्स इम्पॉसिबल था। सेम टाइप की चीज़ उस टाइम पर अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल था। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटा और इसको स्टडी कीजिए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ओके। देन आपका आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या होगा कि जैसे कि आज के टाइम में तो आप मनी को, गोल्ड को आप सेव कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को वीट सेव करना हो, शुगर सेव करना हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो वेल्थ को स्टोर करना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था जब बार्टर सिस्टम था, मनी सिस्टम नहीं था। तो वेल्थ को स्टोर करना, कैटल को, वीट को, पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और इनकी वैल्यू डिटीरिएट हो सकती है क्योंकि ये सामान ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी जिसकी वजह से मनी इवोल्व हुआ, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। टेक स्क्रीनशॉट। Now you study it properly. We have started unit 2 and we have just understand that how the money is evolved. Money is evolved due to the
barter system, when the goods are exchanged for the goods, commodities are exchanged for the commodities, and there was no particular system और wealth को store करने में और wealth को रखने में, पेमेंट फ्यूचर पेमेंट्स करने में और वॉन्ट डबल कोइंसिडेंस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मनी इन्वॉल्व हुआ. सो टुमारो वी विल स्टडी मोर अबाउट मनी. थैंक यू सो मच.